इस समय न्यूज रूम से मेरे सहयोगी ओम प्रकाश भी जुड़ चुके हैं, जो लगातार लंबे वक्त से हिंदुस्तान की राजनीति के नेताओं के चुनाव के तौर तरीकों को, उनकी चीजों को बाखूबी जानते हैं। ओम प्रकाश, लगातार आप इस तरीके से चुनाव को देखते रहे हैं, कवर करवाते रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से चुनाव हुआ है, क्या आपको उम्मीद थी कि इस तरीके के नतीजे हम सबके सामने होंगे? देखिए सरफराज, बहुत साफ है कि आज के नतीजों से दोनों पार्टी खुश हैं। वैसे तो कांग्रेस को भी अलायंस के साथ एक सरकार मिल गई, बीजेपी जाहिर सी बात है खुश है, लेकिन इसके मायने हैं। मायने क्या है? भाजपा ने जो अपने सहयोगियों के साथ महाराष्ट्र का रिजल्ट लिया है, उसमें 50% के करीब मत प्रतिशत बीजेपी के पास है। ये बहुत बड़ी बात है कि वोटरों ने 50% से ज्यादा मत भाजपा को दे दिया है। शरद पवार जैसे दिग्गज नेता आज के रिजल्ट के हिसाब से तो खत्म हो गए। हालांकि वोट शेयर उनका कम नहीं है। अजीत पवार को जितना वोट शेयर है 12% के करीब, शरद पवार के पास भी 10% के करीब वोट शेयर है, लेकिन वोट कैलकुलेट नहीं हो पाया। टर्न, वो जो नंबर है उसमें टर्न नहीं हो पाया। जबकि झारखंड में जहां बीजेपी ने पूरी दम लगाई थी, अपने तेज तर्रार सारे नेताओं को लगाया था, मतलब हेमंत बिश्वा शर्मा बहुत तेज और कद्दावर नेता हैं, शिवराज सिंह चौहान को काफी लंबा एक्सपीरियंस है, इन सब लोगों के खड़े होने के बावजूद और वोटरों को एकजुट करने की सारी रणनीति को लगाने के बावजूद झारखंड की हार ये बताती है कि कहीं ना कहीं वहां भी चूक गए। जो वोटर है वो वोट देने नहीं आया, जो उनके एकजुटता की जो मुहिम थी वो लास्ट में जाकर रुकी है। तो सरफराज, कहीं ना कहीं ये दोनों चुनाव दोनों पार्टियों को ये बता रही है कि भाई अपने गिरेबान में झांक के देखो कहां गड़बड़ रह गई है। हालांकि दोनों पार्टियां आज खुश हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे दिखी इस दौरान कि शरद पवार जैसे लोगों का खत्म होना, उद्धव ठाकरे जैसे लोगों का, बाला साहब की जो विरासत है वो उद्धव ठाकरे के हाथ से यानी निकल रही है। ये विरासत कहीं ना कहीं दिख जो रहा है कि शिंदे के पास जा रहा है। ओपी जी, एक चीज और मेरे जहन में आ रही है, साल 1995 के बाद से सबसे ज्यादा वोटिंग महाराष्ट्र में हमने देखी है, क्योंकि उससे 1995 के बाद से इतनी जबरदस्त वोटिंग महाराष्ट्र में कभी नहीं हुई है। इसके पीछे की वजह आप क्या समझते हैं? देखिए, वहां इनकी मुहिम काम कर गई। जो मुहिम झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की झारखंड में काम कर गई, वो अपने वोटरों को मतदान केंद्र तक लाने में सफल रहे। महाराष्ट्र में वही रणनीति बीजेपी, शिंदे और अजीत पवार की काम कर गई। उनकी आपस की लड़ाई जो वो दिखा रहे थे कैमरे पे कि कोई बोल रहा है हम एक है तो सेफ है या कटेंगे तो बटेंगे, एक कह रहा है कि नहीं नहीं साहब हम इस एजेंडा पे नहीं है, तो वो अपने वोटरों को लाने में सफल रहे। लेकिन दूसरे पार्टी, दूसरे लोग इसमें चूक गए हैं। इसका बहुत ही क्लियर और साफ मतलब है, और ये देश की राजनीति पे बहुत असर करने वाला भी है सरफराज। हाँ, महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में क्यों पिछड़ गई? ऐसी कौन सी वजह रही जिसके चलते कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टी महाराष्ट्र में गुल नहीं खिला पाई? देखिए, जो बहुत प्रिलिमिनरी जो समझ में आ रहा है कि सिर्फ 30 से 33% वोट ले आई है महाविकास आघाड़ी, जो गुट है, जिसमें उद्धव ठाकरे, जिसमें कांग्रेस और जिसमें सभी लोग थे। जबकि दूसरे दल ने जो सरकार बनाने जा रही है 50% के करीब वोटरों को अपने पास लिया है। यानी आप अपनी बात को पहुंचा नहीं पाए, आप अपने लोगों को एकजुट नहीं कर पाए। दूसरा, जो एक मुहिम चला उसमें आप पिछड़ गए, यानी आपके वोटर आपकी बात नहीं मान पाए। उद्धव ठाकरे का हिंदुत्व, बाला साहब ठाकरे का जो हिंदुत्व था वो उद्धव ठाकरे के साथ कंटिन्यू नहीं किया, यानी शरद पवार के वोटर्स उनके साथ नहीं रहे। यानी कांग्रेस विदर्भ में, लोकसभा में जहां डंका बजा रही थी, वहां अब बाजी पलट गई है। तो लोकसभा के चुनाव के बाद जो कांग्रेस, जो उद्धव ठाकरे, जो शरद पवार के लोग खुश थे, वो इस बार खुशी उनकी पलट गई। ठीक है ओपी जी, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश की तरफ आते हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए, ऐसी सीट मुरादाबाद की कुदर की जहां लंबे वक्त से हाजी रिजवान वहां पर समाजवादी पार्टी के थे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई। कुछ और जगह पर भी ऐसी चीजें। ये क्या सिनेरियो हो रहा है भारत की राजनीति में? एक है तो सेफ है और कटेंगे तो बटेंगे, बहुत साफ। जो इनका ये मुद्दा है ना, झारखंड में ये अपनी बात को समझाने में असफल रहे।
सैफी जी, लेकिन यूपी में, महाराष्ट्र में इनकी ये बात चल गई और इनकी बात लोगों तक पहुंच गई। झारखंड में क्यों चूके, ये एक सब्जेक्ट है जिस पे बीजेपी रिसर्च करेगी। क्या वाकई वहां रोहिंग्या की संख्या बढ़ गई है? क्या वाकई वहां पे वोटरों के नाम पे गड़बड़ हुई है? जो परसेंटाइल दिख रहा है कि साहब वो 11%, 16%, 21%, क्या क्या वाकई ये वोटर्स बंगाल की तरह 30% और 35% तक पहुंच गए हैं? ये वाकई एक सब्जेक्ट है जिसको देखना होगा और नजदीक से समझना पड़ेगा। चलिए झारखंड की हम बात कर लेते हैं। जो झारखंड में चुनावी मुद्दे रहे हैं, बांग्लादेशी, घुसपैठी, आदिवासी, डेमोग्राफी का और तमाम तरह के ऐसे मुद्दे वहां पर रहे हैं। जेल वाला मुद्दा रहा है जो बहुत ज्यादा गरमाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार केंद्र में है, बीजेपी के जो तमाम मंत्री भी हैं झारखंड से, सांसद भी हैं, तब ये मुद्दा वहां क्यों नहीं रुक रहा? नहीं, बिल्कुल बहुत करेक्ट बात है। क्योंकि बॉर्डर पे वहां पे नेता जाके लगातार बोल रहे कि रोहिंग्या मुसलमान बढ़ गया, बांग्लादेश घुसपैठिए बढ़ गए, उनको रोकने की जिम्मेवारी किसकी है? जाहिर सी बात है, झारखंड पुलिस तो बॉर्डर पे नहीं है, बिल्कुल बॉर्डर पे वेस्ट बंगाल पुलिस नहीं है, बिल्कुल बॉर्डर पे बीएसएफ ही है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जो सीधे सीधे केंद्र सरकार के अंडर में है। तो जिम्मेवारी भी जिसकी है उसको ये जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि साहब मेरे रहते ये चीजें हो रही हैं। जिस बात को दूसरे लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा और अपनी बात को समझाया। और सबसे बड़ा मुद्दा दूसरा जो स्थानीय, हाँ यस, दूसरा जो स्थानीय मुद्दे थे और जो बीजेपी के अंदर जो कलह था, जैसे जयराम महतो ने बहुत बड़ा डेंट किया है बीजेपी को। बीजेपी इस बात को शायद समझते हुए उसको 10 दिन बीत गए चुनाव में, प्रचार में, तब उनके नेताओं को एहसास हुआ कि यार जयराम महतो वाकई ये गड़बड़ चैनल गड़बड़ हो गया। उनके लोगों ने उनको ज्यादा डेंट दे दिया। जयराम महतो की वजह से ही मैंने आप मानो कि 15-16 सीटें आज इंपैक्ट कर रही है बीजेपी, उसकी वजह से प्रभावित हो रही है। इसके अलावा वहां जो नेताओं के अंदर के खींचतान है, आप जानते हैं वहां पे कितने गुट हैं, अर्जुन मुंडा गुट, बाबूलाल मरांडे गुट, रघुवर हालांकि गवर्नर हो गए, लेकिन सबके अपने अपने पॉकेट से, सबके अपने अपने। दूसरा चंपई सोरेन का आना बहुत लोगों को खटका कि चंपई सोरेन आने के बाद जेएमएम के लोग ही राज करेंगे बीजेपी के अंदर। तो ये सारी चीजें हैं जो बीजेपी बाद में इसको देखेगी। मुझे लगता है कि सरकार जेएमएम बनाने में सफल हो गई, लेकिन इसमें चूक बीजेपी की तरफ से भी अच्छी रही है। एक सवाल और लेता हूं, फिर आपके पास वापस आऊंगा ओपी जी।